हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के कुछ क्वेश्चंस जो हमारा सेट 29 है उसमें। और इस क्वेश्चंस के अंदर मैंने कुछ रेलवे, एफसीआई और एसआई के क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं, तो इस क्लास को अच्छे से पढ़ें और आपको हेल्प मिलेगी। और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। बढ़ते हैं आगे। आप जो है मुझे इन डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जितनी भी क्लासेस होती हैं, यूट्यूब के लेक्चर्स होते हैं, पीडीएफ वगैरह, वो सारे के सारे आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किए जाते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 एमसी कोर्स, ऐसे ही हमारा जीएस कोर्स आता है। 10,000 एमसी कोर्स के अंदर में चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू डिस्कस किए हैं डिटेल में। यहाँ पे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज तो हैं ही हैं, प्लस यहाँ पे आपके डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके एसएससी, रेलवे, डिफेंस एग्जाम, सीडीएस, सीपीएफ और यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए भी यहाँ पे फोल्डर बने हुए हैं। विपिन 15 कूपन कोड यूज करेंगे, 31 मई तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। जीएस कोर्स जो है फुली हमारा एक थ्योरी कोर्स है। बेसिक टॉपिक्स क्या हैं उसके इस चीज़ के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया हुआ है। और आप इन कोर्सेज को studyIQ.com और ऐप पे ऊपर आप अवेल कर सकते हैं, हमारी StudyIQ ऐप के ऊपर। जैसे आप इसको ओपन करेंगे ऐप को, आप स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा, आपको होम पेज नजर आएगा और यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 एमसीक्यू तीसरे नंबर पे दिखेगा और जीएस कोर्स आपको चौथे नंबर पे नजर आ जाएगा। आप कोर्स परचेज करें और प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच वॉज नॉट एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट। 1857 का रिवोल्ट हुआ था, इनमें से कौन सा सेंटर जो है इंपॉर्टेंट नहीं था? लखनऊ, कानपुर, झांसी और आगरा। तो स्टार्ट विद द जो है पॉइंट से। लखनऊ की अगर हम बात करते हैं, लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल लड़ी थी, बेगम हजरत महल। और इसका जो रिवोल्ट था उसको रोका किसने था? हेनरी लॉरेंस ने रोका था, मतलब जो ब्रिटिशर साइड से थे। कानपुर की साइड से बात करें तो नाना साहिब और तात्या टोपे। नाना साहिब को जो है दोंदो पंत कहते हैं, तात्या टोपे को जो है रामचंद्र पांडुरंग कहते हैं। और कानपुर में जो रोका था वो रोका था कॉलिन कैम्बल ने, कॉलिन कैम्बल ने रोका था। ठीक है। अब 1857 में एक ही पर्सन जिंदा पकड़ा गया था जिसको फांसी हुई थी, डेट वॉज रामतनु पांडे, जिसे आप तात्या टोपे कहते हैं। आगरा की बात करते हैं तो आगरा आपका कोई भी इसमें ऐसा लोकेशन नहीं था। झांसी की बात करते हैं तो झांसी की साइड, झांसी ग्वालियर से जो लड़े थे वो थे आपके लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। और इनको रोका किसने था? जनरल ह्यूज रॉस ने, ह्यूज रॉस ने रोका था। और जनरल ह्यूज रॉस ने बोला था कि 1857 के रिवोल्ट में एक ही लड़की, एक ही पर्सन जो है बहुत बहादुरी से लड़ा है, ग्रेट मिलिटेंट ऑफ द 1857 रिवोल्ट, वो है रानी झांसी, जिन्हें आप लक्ष्मीबाई कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? डेट वॉज लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे आपके जो गवर्नर जनरल थे। उसके बाद जो है ये आपका जो है ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? बैरकपुर से, देन बहरामपुर, देन उसके बाद मेरठ, देन उसके बाद दिल्ली और फिर अलग अलग जगह के ऊपर फैला। अब बात करते हैं इस जो है 1857 रिवोल्ट का इमीडिएट कॉज क्या था, मतलब तुरंत कारण क्या था? तुरंत कारण सिर्फ एक था कि ये चर्बी वाले कारतूस यूज़ कर रहे थे, एनफील्ड राइफल यूज़ कर रहे थे, जिसके कारण विद्रोह किया था, मंगल पांडे जी ने रिवोल्ट किया था। और अलग अलग जगह के ऊपर, जैसे दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड, जिनको जफ़र का टाइटल है, बहादुर शाह जफ़र भी कहते हैं, जॉन निकोलसन ने इनको रोका था। लखनऊ हमने डिस्कस कर लिया, कानपुर हमने डिस्कस कर लिया, झांसी हमने डिस्कस कर लिया। बरेली से कौन लड़ा था? खान बहादुर खान लड़े थे और इनको भी कॉलिन कैम्बल ने रोका था, कॉलिन कैम्बल ने। इलाहाबाद की बात करते हैं, बनारस की अगर हम बात करते हैं तो लियाकत अली ने रोका और इनका नाम है जो है कर्नल ओंकेल, इन्होंने रोका था। बिहार की बात करते हैं, कुंवर सिंह और अमर सिंह ने जो है लड़ाई लड़ी थी। और विलियम टेलर, ठीक है, विलियम टेलर जो हैं इन्होंने रोका था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, दैट इज आगरा इज द करेक्ट आंसर, आगरा। तो यहाँ पे डिफरेंट लोकेशंस हैं जहाँ पे स्टार्ट हुई थी। बैरकपुर कोलकाता से, देन उसके बाद जगह जगह के ऊपर आपकी जो है रिवोल्ट फैलता चला गया।
विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला क्वेश्चन आपका दिमाग में ये होना चाहिए कि पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का कौन सा पूरी कंट्री में, वर्ल्ड में किसका था? यूएस का। समझ आया। और अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट की बात करते हैं तो वो है इंडिया का। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएस का तो सारा 7,000 मतलब 7 से 8,000 के बीच में वर्ड्स में ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमारे पास तो बहुत सारे जो हैं मतलब बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके अंदर, क्योंकि हमारा संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। 64 लाख रुपए हमारा खर्चा इस पे हुआ था। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बात करें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडिया ने जो प्रावधान अलग अलग कंट्री से अलग अलग लिए हैं, जैसे यूएसए की बात करें तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान यहाँ से, बाई कैमरल लेजिस्लेचर का प्रावधान, और यूएसए से जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से लिया है। यूके की बात करते हैं, यूके की बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं लिया हमने इसे, बाकी सारे पॉइंट्स नहीं हैं। बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है हमने वर्ड लिया है यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की बात होती है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट, रिट वर्ड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये सारे वर्ड हमने यूके से लिए हैं। रशिया से हमने 2 चीज़ें ली थी, 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट और प्लस आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे संविधान में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग ऐड करी गई थी, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से। अभी हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं, और जो 11वीं ऐड करी थी वो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग जो है ऐड करी गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा डी ऑप्शन, भारत इज द करेक्ट आंसर, भारत। ये है जी कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल के विद ए प्रियम्बल 25 पार्ट्स और 448 आर्टिकल्स, 12 स्केड्यूल जो हैं आपके देखने को मिलते हैं संविधान के अंदर। बाबर वॉज सक्सीडेड टू द मुगल थ्रोन बाय, बाबर के बाद जो है अगला राजा कौन बना था? बाबर जो है फरगना से आया था, और बाबर ने यहाँ पे जो है इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध लड़ा, दैट इज़ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की जो है लड़ाई हुई आपकी कब हुई थी? दैट वाज 1526। बुलाया किसने था? दौलत खान लोदी ने बुलाया था, और लड़ाई लड़ी और बाबर जीता, क्योंकि तोप खाने का इस्तेमाल हुआ था, गन पाउडर का इस्तेमाल पहली बार देखने को आपको यहाँ पे मिला था, गन पाउडर का। क्लियर, और गन पाउडर का इस्तेमाल और तुगलमा युद्ध नीति इन्होंने अपनाई, और एट द एंड जो है बाबर जीता और मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया। उसके बाद जो है बाबर के बाद जो है हुमायूं राजा बना था। क्लियर, आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बाबर के बारे में बात करते हैं तो बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है तुजू के बाबुरी, जिसे आप बाबरनामा कहते हैं, और इसका पर्शियन वर्जन किसने लिखा था? अब्दुल रहीम खाने खाना ने लिखा था, जो नवरत्न था अकबर के दरबार में। और बाबर के अलावा ऑटोबायोग्राफी लिखी है जहांगीर ने, तुजू के जहांगीरी, ये भी आपको याद रखना है। जहांगीर के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे क्या, कि जहांगीर जो है एक पेंटर किंग है। जहांगीर के आगरा के किले के बाहर जो है एक सोने की चेन लटकी होती थी, द गोल्डन चेन, द चेन ऑफ जस्टिस, जिसे आप क्या कहते थे? दैट इज जंजीर आदिल कहा जाता था, जंजीर आदिल। क्लियर, और इनका जो मकबरा है वो कहाँ पे है? लाहौर के अंदर, और इन्होंने मोती मस्जिद भी यहाँ पे बनाई है, कहाँ पे? लाहौर में। और मोती मस्जिद 3 है, अकबर ने भी बनाई है। अकबर ने जो मोती मस्जिद बनाई है, औरंगजेब ने मोती मस्जिद बनाई है आपकी दिल्ली के अंदर, और शाहजहां ने मोती मस्जिद बनाई है आपकी जो है आगरा के अंदर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगेन। क्लियर, हुमायूं के बारे में बात करें, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है, और इनकी 2 लड़ाइयाँ, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कनौज लड़ी गई है 1539 और 1540। दोनों लड़ाइयों में शेरशाह सूरी जीता और हुमायूं हारा। अकबर की बात करें, अकबर के दरबार में नवरत्न रहते हैं, 9 हीरे रहते हैं, और 2 हीरों में अब्दुल रहीम खाना भी है। और अकबर ने जो है अपना धर्म स्टार्ट किया था दीन इलाही, जिसमें सभी धर्मों का मिश्रण था, और इसमें एक ही पर्सन ऐसा था जिसने इस धर्म को अपनाया था, दैट वाज एक ही हिंदू ऐसा था जिसने इस धर्म को अपनाया था, वो था बीरबल। और बीरबल जो है नवरत्न में भी है, महेश दास इनको कहा जाता है। औरंगजेब की बात करें, आलमगीर का टाइटल लिया, जिंदा पीर का टाइटल लिया इन्होंने। आलमगीर का टाइटल 1658 के अंदर लिया, जब इन्होंने बैटल ऑफ धर्मत और बैटल ऑफ समूहगढ़ की लड़ाई जीती अपने भाइयों को हरा के। आंसर इसमें क्या बनेगा? 1 ऑप्शन, हुमायूं इज द करेक्ट आंसर, हुमायूं इज द राइट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, यहाँ पे देखिए जी, जो है बाबर के बाद हुमायूं, देन अकबर के बाद जहांगीर, देन शाहजहां, देन औरंगजेब। ये आपके जो है लिस्ट है मुगल एम्परर्स की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर, चलिए जी अगला देखते हैं। होल जीनोम सीक्वेंसिंग
ये न्यूज़ में देखने को आपको मिला था, ये किस रिसर्च फील्ड के साथ संबंधित है? होल जीनोम, जीनोम जिसमें आपका जीन्स के बारे में बात होती है, और इसमें ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने किया, जिसमें आपका 20 इंस्टीट्यूशन 3 साल के लिए जो इन्होंने काम किया यहाँ पे, क्लियर। और ये जो संबंधित है वो जेनेटिक्स के साथ संबंधित है। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, क्लियर। और जिसमें आपके मेजर डिजीजेस को जो है आपने डायग्नोस्ट किया, डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट यूज़ करके जेनेटिक रिसर्च की बात करी यहाँ पे। और जेनेटिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, जेनेटिक्स वो चीज़ होती है जिसमें आपकी जो जीन्स होती हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाती हैं और आपके करैक्टर्स को लेके जाती हैं। अब जेनेटिक्स की बात करें, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किसने के ऊपर किया था? पी प्लांट के ऊपर, मटर प्लांट के ऊपर, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम, पाइसम सैटिवम, क्लियर, याद रखिए। और जीन वर्ड किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था, जोहानसन ने वर्ड दिया था। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जेनेटिक्स इज द करेक्ट वन। ये है जी आपका होल जीनोम सीक्वेंसिंग। आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस आपको ये पता होना चाहिए जेनेटिक्स के जीन्स के साथ संबंधित है, जिसमें आपका जीनोम जो है वो फ्रेगमेंट्स में तोड़ा और क्लोन बनाया। क्लोन क्या होते हैं? जो आपके सिमिलर जेनेटिक मटेरियल जिनका होगा वो क्लोन होंगे। जैसे कि आपकी डॉली शीप हमने बनाई थी, डॉली शीप वॉज द क्लोन। और ब्रेक इंडिविजुअल क्लोन इनटू फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया, फिर उसको हमने क्या किया? सीक्वेंसिंग में किया, अरेंज किया, उसको अरेंज करके क्या किया, और प्रॉपर तरीके से जो है हमने अलाइनमेंट करी और सीक्वेंसिंग करी, और एट द एंड वन सिंगल जीनोम में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ये रेफरेंस है, ये इंडिविजुअल जीनोम है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हमने जेनेटिक्स की स्टडी करी है, इसमें हमने जीन्स को स्टडी करने के लिए उसमें क्या रिसर्च हो सकती है, क्या बीमारियां हो सकती हैं, उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, इसमें हमने होल जीनोम सीक्वेंसिंग का डेटा तैयार किया है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू प्ले इन द 150th रणजी ट्रॉफी मैचेस? रणजी ट्रॉफी जो है ऑब्वियसली बात है क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई है, और सबसे ज़्यादा जो रणजी ट्रॉफी में खेले हैं वो हैं आपके वसीम जाफ़र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, वसीम जाफ़र इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वसीम जाफ़र, क्लियर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इंडिया की टीम से भी खेले हुए हैं, मतलब इंडिया में भी खेले हुए हैं। Fe2O3 जो है एक आपका केमिकल फार्मूला है आयरन ओर का। किस केमिकल जो है आयरन ओर का फार्मूला है? ये है हेमेटाइट का। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। मैग्नेटाइट की अगर हम बात करते हैं तो Fe3O4 होता है। लेमनाइट की अगर हम बात करते हैं तो FeOOH.NH2 होता है। और आयरन पायराइट की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है आपका FeS2, क्लियर। FeS2 को हम क्या कहते हैं? फूल्स गोल्ड के नाम से भी हम जानते हैं, फूल्स गोल्ड के नाम से, क्लियर, याद रखिए, हेमेटाइट। और आयरन की मैं बात करता हूं तो प्योर आयरन जो है रॉट आयरन होता है, रॉट आयरन। और लोहे के ऊपर जंग लगती है तो मेटल क्या हो जाती है? करोड हो जाती है, जिसे हम कोरोजन कहते हैं। और कोरोजन यानी कि जंग लगना, रस्टिंग लगना, और इसमें आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो आपको मॉइस्चर की, मतलब पानी की, और आपको ऑक्सीजन की, ये सारी ज़रूरत होती है और जंग लग जाती है। जब जंग लगती है, रस्टिंग लगती है, तो वेट क्या हो जाता है? उस चीज़ का बढ़ जाता है, वेट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। आंसर इसमें डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी इज़ द राइट वन। दिस इज़ द आयरन ऑक्साइड। हु ऑफ द फॉलोइंग हैड द फर्स्ट डिसाइफर द एडिक्ट्स ऑफ द एम्परर अशोका? मतलब अशोका के सम्राट अशोक के जितने भी उन्होंने रॉक कट केव्स बनाई थी, जो एडिक्ट्स बनाए थे, पिलर्स बनाए थे, उनको पहली बार सबसे किसने पढ़ा? तो वो पढ़ा सबसे ज़्यादा पहली बार डेट इज़ जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने बोला कि इसके ऊपर जो अशोक को पियादसी के नाम से बुलाया जाता है और देवम प्रिया के नाम से भी बुलाया जाता है, देवम प्रिया के नाम से भी बुलाया जाता है। और इन्होंने बोला जेम्स प्रिंसेप ने कि ये ब्रह्मी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, खारोष्ठी में लिखा गया है, और आपका अरमाइक में लिखा गया है, और आपका ग्रीक भाषा में लिखा गया है। इन चारों भाषाओं का यूज़ किया गया है इन जो है आपके पिलर्स के ऊपर। और जेम्स प्रिंसेप ने बोला कि जो अशोक वर्ड है वो कहाँ पे लिखा हुआ है? मस्की इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। और मस्की इंस्क्रिप्शन कहाँ की है? आपकी कर्नाटक के अंदर देखने को मिलती है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। मैक्स मुलर की बात करते हैं तो मैक्स मुलर ने सेंट्रल एशियन थियोरी बताई थी। सेंट्रल एशियन थियोरी जो है ये बताई थी क्या? सेंट्रल एशियन थियोरी की जो आपके सेंट्रल एशियन थियोरी बताई थी कि जो आई मीन टू से जो आर्यंस आए हैं वो सेंट्रल एशिया से आए हैं। और विलियम जोन्स वही पर्सन है जिन्होंने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, विलियम जोन्स ने। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। जेम्स प्रिंसेप इज द राइट वन, क्लियर, जेम्स प्रिंसेप।
भारत का अक्षांश विस्तार बताना है, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन बताना है। क्या होता है लैटिट्यूड? क्या होता है? लेटी हुई लाइनें, इस तरीके से लैटिट्यूड्स। क्लियर? अब लेटी हुई लाइनें, एक दो लाइनों के बीच में 1 डिग्री का डिफरेंस होता है, और 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 111 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये एक्सपेंशन कब से कहाँ तक है। अगर मैं इंडिया का मैप लेता हूँ एक जस्ट समझने के लिए, अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ टू साउथ जो है ये आपका कितना है? 3214 किलोमीटर है, और ईस्ट टू वेस्ट है ये वाला, ये आपका 2933 किलोमीटर देखने को मिलता है। अब बात करें इंडिया के मेनलैंड की, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर देखने को आपको मिलता है। और अगर हम बात करें जो है आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर के, क्योंकि इंडिया जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर और ईस्ट हेमिस्फीयर में लगता है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में की अगर हम बात करते हैं तो वो ये वाली पोजीशन होगी, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो वो होगी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ये आपकी डायरेक्शन पड़ती है। आंसर इसमें बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट वन। क्लियर? ये वही चीज़ है, देखो 37 डिग्री और यहाँ पे आपका 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपका आ गया 3214 किलोमीटर। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट जो है आपका ईस्ट पे आ गया, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, टॉप मोस्ट पॉइंट है हमारा इंदिरा कोल, और इंडिया की जो मेनलैंड वाली पार्ट है यहाँ पे वो है कन्याकुमारी, जो हमारा साउथ मोस्ट पॉइंट है। क्लियर? और अदरवाइज यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार में है इंदिरा पॉइंट, जिसे आप इंगमोलियन पॉइंट भी आप कह देते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका इस साइड के ऊपर, वेस्टर्न साइड के ऊपर गुजरात है, और ईस्टर्न साइड के ऊपर आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पेपर में आते हैं। अगला देखिए, एंटीसेप्टिक कंपाउंड जब डेटॉल में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक का मतलब वो होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को खत्म कर दे, वो होता है एंटीसेप्टिक। तो डेटॉल में आपका कौन सा एंटीसेप्टिक पड़ता है? दैट इज एनलोरोसाइलिनॉल पड़ता है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, एनलोरोसाइलिनॉल इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। विच गैस इज कॉल्ड एज द स्ट्रेंजर गैस? किसे स्ट्रेंजर गैस के नाम से बुलाते हैं? स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? स्ट्रेंजर इज द जो है जिनॉन गैस को हम कहते हैं। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और ये आपकी जो है जिनॉन जो है आपकी क्या है? नोबल गैसेज है, इनर्ट गैसेज हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोबल गैसेज के अंदर जो होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, और इनर्ट होती है, ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेती है फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेती है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? और जो है ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जो है आपका प्रेजेंट होती है और रिएक्टिविटी शो करती है, बस ये आपको पता होना चाहिए। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नोबल गैसेस बहुत सारी हैं, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जिनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। क्लियर? और डेट इज कॉल्ड ओगेनेसॉन हो गया। तो दीज आर द जो है इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस। और ये क्या होती हैं? कलरलेस होती हैं, कलर नहीं होता, स्मेल नहीं होती, ऑर्डरलेस होती हैं, और आपका टेस्टलेस होती हैं, टेस्ट भी नहीं होता, टेस्टलेस भी होंगी, और प्लस नॉन फ्लेमेबल, यानी कि नॉन इनफ्लेमेबल मतलब क्या हो गया कि ये जो है इनमें जो आग भी नहीं लगेगी। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? याद रखिए। अगर आपको एटमॉस्फेयर में पूछा कि ऐसे बताओ नोबल गैस सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, तो वो होती है आर्गन। सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में नोबल गैस कौन सी होती है? दैट इज़ जो है आपकी आर्गन देखने को आपको मिलती है एटमॉस्फेयर में। अगर यूनिवर्स में पूछा तो वो होती है हीलियम। यूनिवर्स में पूछा हीलियम। अगर मैं बात करूं हीलियम की, तो हीलियम प्लस ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर जो यूज़ करते हैं हम वो, प्लस जो आपके सी डाइवर्स होते हैं वो ये यूज़ करते हैं। और हीलियम को हम रॉकेट्स के अंदर भी यूज़ करते हैं, एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन के साथ हीलियम का इस्तेमाल कर लिया जाता है। नियॉन की अगर मैं बात करता हूँ तो नियॉन का आपको पता होगा डिस्चार्ज लैंप होता है, जो आपके अलग अलग कलर की लाइट देता है, जो आपका एडवर्टाइजिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, एडवर्टाइजिंग के पर्पज़ के लिए। जिनॉन की बात करते हैं तो जिनॉन आपकी एक स्ट्रेंजर गैस है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेडॉन की अगर मैं बात करता हूँ रेडॉन की, तो रेडॉन जो है आपका कैंसर ट्रीटमेंट में आपका यूज़ किया जाता है। और अगर हम बात करें आर्गन की, आर्गन प्लस नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो ये हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल बल्ब के अंदर यूज़ किया जाता है। और उसके बाद क्रिप्टन की अगर हम बात करते हैं तो ये माइनर्स, जो आपके माइंस होते हैं ना, माइंस के ऊपर कैप लगी होती है, उनके जो लैंप जलाने के लिए आपका क्रिप्टन का इस्तेमाल कर लिया जाता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए, जो मैंने बहुत सारे आपके बता दिए। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। और नाइट्रोजन भी लिखा हुआ है यहाँ पे। नाइट्रोजन आपको पता है कि जो आपके जितने भी पैकेट्स होते हैं उसमें हवा जो भरी होती है वो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। जिनॉन 54 इज द एटॉमिक नंबर।
ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वाइसरॉय डिड द क्रिप्स मिशन विजिट इंडिया, किसके टाइम पे? पहली बात तो क्रिप्स मिशन किसने भेजा था? ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने भेजा था, क्योंकि जो जापान सभी जगह पे जीतता चला जा रहा था और नाक में दम कर रखा था इंग्लैंड के, तो इसीलिए विंस्टन चर्चिल ने भेजा कि जाओ इंडियंस को मनाओ जैसे मर्जी, क्योंकि इंडियंस की ज़रूरत है हमें। तो इंडियंस ने मना किया था, लेकिन क्रिप्स प्रपोजल जो है 1942 में आया था, और 1942 में आके इसने डिमांड्स क्या रखी थी हमारे सामने कि हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बना के देंगे, और बाद में जब जीत गए वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाएगा, न्यू फ्रेम आपका कॉन्स्टिट्यूशन का किया जाएगा, सब कुछ जीत के बाद। लेकिन हमने मना कर दिया कि हमें तो तुरंत आपकी जो है तुरंत हमें आज़ादी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। और क्रिप्स मिशन के बाद ही जो है आपका लॉन्च किया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था, और ये जो महात्मा गांधी जी के कहने पे, महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स प्रपोजल को बोला था पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक, यानी कि एक आगे की डेट का एक चेक दे दिया गया है जो कभी पास नहीं होगा, जब बैंक खुद लड़खड़ा रहा है, जो इंग्लैंड खुद लड़खड़ा रहा है। 1942 में भेजा था। अब बात यहाँ पे ये है कि इसके टाइम पे गवर्नर जनरल वाइसराय कौन थे? लॉर्ड लिंथिगो थे। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। लॉर्ड लिंथिगो जो है अगस्त ऑफर के टाइम पे भी थे। अगस्त ऑफर वो था जब अंग्रेजों ने पहली बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो डिमांड है उसको एक्सेप्ट कर लिया था, हाँ किया था। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करते हैं तो थर्ड जून 1947 को इन्होंने बोला था कि हम देश को आज़ाद करेंगे 15 अगस्त 1947 को, क्लियर। और 3 जून का प्लान भी कह देते हैं, माउंटबेटन प्लान भी कह देते हैं, बल्कान प्लान भी कह देते हैं, डिक्की बर्ड प्लान भी इसको कह देते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारा देश आज़ाद हुआ है। लॉर्ड वेवल की बात करता हूं तो 1945 में जो आपकी शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी इनके टाइम पे देखने को मिली थी। लॉर्ड विलिंगडन की बात करते हैं तो सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो दोबारा लॉन्च किया गया था, कम्युनल अवार्ड जो रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड था, और 1932 में पूना पैक्ट की अगर हम बात करते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करते हैं, तो ये सारा कुछ जो पास हुआ था वो विलिंगडन के पास टाइम पे पास हुआ था। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 1 ऑप्शन लॉर्ड लिंथिगो इज द करेक्ट वन, क्लियर। सो हियर इज अ लॉर्ड लिंथिगो हु प्रपोज अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में नेचुरल सिस्टम किसने बताया था? तो वो बताया था बेंथम एंड हुकर ने। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। बेंथम एंड हुकर ने एक पुस्तक लिखी थी, दैट वाज जेनरा प्लांटेरम। जनरा प्लांटेरम, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, क्लियर। इंगलर एंड पेंटल ने जो है इन्होंने बताया था कि फ्लावरिंग प्लांट्स को अरेंज करना, फ्लावरिंग प्लांट्स को अरेंज करने की वहाँ पे बात करी गई थी अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फ्लोरल स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फ्लोरल स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया कि फ्लावर्स किस तरीके से आपके अरेंज होंगे इन्होंने बताया था, क्लियर। सो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बेंथम एंड हुकर इज द करेक्ट वन, बेंथम एंड हुकर। इसमें ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि सीड प्लांट्स को हमने 3 कैटेगरी में डाला था, डाइकोटिलेडोन, मोनोकोटिलेडोन और जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स जो आपके नेकेड सीड्स जिनमें होते हैं, मोनोकोटिलेडोन, डाइकोटिलेडोन जिनमें मोनोकोट मतलब मोनो 1 सिंगल आपका कोटिलेडोन, डाइकोट का मतलब जिसमें दो कोटिलेडोन होंगे। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? मतलब क्या हो गया कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी 46 की इलेक्शन के बाद, तो मुस्लिम लीग ने कब ज्वाइन किया था? तो मुस्लिम लीग ने ज्वाइन किया था 2 सितंबर 1946 को। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम आपको मैं बता देता हूं। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और कॉमनवेल्थ रिलेशन के मिनिस्टर जो है जवाहरलाल नेहरू थे। वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करते हैं तो ये होम मिनिस्टर थे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर थे। जो बलदेव सिंह जो थे वो डिफेंस मिनिस्टर थे। जॉन मथाई की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री और सप्लाई के मिनिस्टर थे। सी राजगोपालाचार्य की बात करते हैं तो एजुकेशन मिनिस्टर थे। बाबा जो होमी जे बाबा की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके वर्क, माइंस एंड पावर के जो है आपके मिनिस्टर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट थे, तो इंटरिम गवर्नमेंट में अंतरिम सरकार में वो क्या थे? फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। जगजीवन राम जो थे वो लेबर मिनिस्टर थे। लियाकत अली खान जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। और जो है आपके जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो थे दैट इज कॉल्ड गजनफर अली खान थे, क्लियर। और जोगेंद्र नाथ मंडल वो लॉ मिनिस्टर थे। इंटरिम गवर्नमेंट मैं कह रहा हूं अंतरिम सरकार, टेम्परेरी सरकार जब बनाई गई थी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? 1 ऑप्शन बनेगा। 2 सितंबर 1946 इज द करेक्ट आंसर, 2 सितंबर 1946। अगला देखिए जी,
दो ऐसे रिचेस्ट सोर्स बताइए जिसमें आपके प्रोटीन बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रोटीन बनते हैं अमीनो एसिड से, क्लियर, और प्रोटीन बनता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलके, एंड नाइट्रोजन इज द इसेंशियल पार्ट फॉर द प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से हो जाता है क्वाशरकर और मरासमस। तो और प्रोटीन आपको हेल्प करता है सेल ग्रोथ में, सेल रिपेयर में आपको हेल्प करता है। सबसे ज़्यादा जो रिचेस्ट सोर्स है वो आपका क्या है, सोयाबीन और आपका ग्राउंडनट। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सोयाबीन और ग्राउंडनट इज द एडिबल सोर्स ऑफ द प्रोटीन और रिचेस्ट सोर्स है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। ये आपने खाते ही होंगे, ठीक है। फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया वॉज नेम्ड है, जो फास्टेस्ट ट्रेन है इनमें से वो कौन सी है, वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। न्यू दिल्ली से वाराणसी, न्यू दिल्ली से वाराणसी जो सबसे ज़्यादा जो है आपकी ट्रेन जो चलती है, और इसको ट्रेन 18 के नाम से भी हम जानते हैं। लग्जरी जो है आपकी एयर कंडीशन ट्रेन है, और एयर कंडीशन ट्रेन है, और ये चलती है कहाँ से, न्यू दिल्ली टू वाराणसी। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। आंसर इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन वंदे भारत एक्सप्रेस। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है ये लॉन्च किया गया था नेशन वाइड। ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2017 को। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 1 जुलाई 2017 से जो है ये लागू हो गया था। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है आपका क्या है, जीएसटी क्या है, जिसमें सारे के सारे जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, अप्रत्यक्ष कर जो हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के सारे खत्म करके एक टैक्स बनाया गया है जीएसटी, जिसमें क्या होता था कि जो आपका जो हमें मतलब एंड प्रोडक्ट होता था तो उसके ऊपर टैक्स लगता था। मतलब अब हमने सारे टैक्सेस को इकट्ठा करके जो है जीएसटी बना दिया, एक सिंगल टैक्स बना दिया। सिंगल टैक्स से फायदा क्या होगा, मार्केट में कॉम्पिटिशन होगा, लोगों के लिए चॉइसेस बढ़ेंगी, कंज्यूमर की जो है कंज्यूमर को चॉइसेस ज़्यादा पे बढ़ने लग जाएंगी, क्योंकि उसका जो टैक्स जो है एक जगह के ऊपर लग जाएगा। क्योंकि अदरवाइज वैल्यू एडिशन टैक्स होते रहते थे, अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग टैक्स होते थे, वो सारी चीजें खत्म होगी। टैक्स के ऊपर टैक्स लगना खत्म हो गया, दैट मींस कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं उसको। टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, कास्केडिंग इफेक्ट जो है आपका खत्म हो गया, क्लियर। और स्मॉल बिजनेस के लिए स्कीम्स आने लग गई, ऑनलाइन फैसिलिटी हो गई है, लॉजिस्टिक की जो एफिशिएंसी बढ़ गई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आपने रेगुलेट कर लिया। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। सो यहाँ पे देखिए जी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है, यूनिफाइड टैक्सेशन। यूनिफाइड मतलब एक टैक्स, यूनिफाइड टैक्सेशन सिस्टम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपका इंप्लीमेंट किया था 1 जुलाई 2017 को इंप्लीमेंट किया था, और जीएसटी को आपका रिप्लेस कर दिया था, जिसमें आपके सारे टैक्सेस होंगे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के, चाहे वो एक्साइज, सेल्स टैक्स, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी, और आपका एक सिंगल जीएसटी में उसको कन्वर्ट कर दिया। मतलब सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करके एक इनडायरेक्ट टैक्स बना दिया जीएसटी। और अगर आपसे पूछा कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कलेक्शन कौन से टैक्स की होती है, तो आप कहेंगे जीएसटी। जीएसटी के बाद आपका कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है आपका, जो आपका एमएनसीज के ऊपर लगता था, मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर लगता है। आंसर इसमें जीएसटी 1 जुलाई 2017 इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए जी, ये न्यूज़ में आपको देखने को मिलता ही रहता है। बिटकॉइन किसकी एग्जांपल है, बिटकॉइन एग्जांपल है आपका क्रिप्टो करेंसी की। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिटकॉइन क्या है, ये एक आपका डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, डिजिटल करेंसी के लिए एक नेटवर्क है आपका, और इसमें जो ट्रांजेक्शंस होती हैं आप 18 कैरेक्टर इनक्रिप्टेड एड्रेसेस के ऊपर जो है आप ट्रांजेक्शन करते हैं। मैथमेटिकली सिक्योर है, नोबडी बट द ओनर ऑफ द एड्रेस कैन ट्रांसफर द फंड दैट बिलोंग टू इट। मतलब क्या है कि इसमें कोई आपका ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, जिसके पास जो आपका एड्रेस है वो ट्रांसफर कर देगा। बिटकॉइन जो है इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स के ऊपर चलता है, जनरेट, प्रोपगेट और वेरीफाई कर सकता है आपकी मॉडिफिकेशंस, क्लियर। और जब आपने ये आपको देखो, ये आप टेक्निकल चीज़ है, ये हम नहीं जाएंगे, बस आपको पता होना चाहिए कि बिटकॉइन है क्या, दैट इज ए क्रिप्टो करेंसी, क्लियर। इनक्रिप्टेड करेंसी है, इनक्रिप्टेड एड्रेस होगा 16 कैरेक्टर्स का, ये है आपका बिटकॉइन। ऑन 19 अप्रैल 1975 इंडिया ने पहली सैटेलाइट जो है लॉन्च करी थी स्पेस के अंदर, तो वो कौन सी सैटेलाइट थी, तो वो सैटेलाइट थी आपकी आर्यभट्ट। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आर्यभट्ट इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। और ये हमने जो है ये बनाई किसने थी, ये इसरो ने बनाई थी, इसरो ने। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और ये रशिया के हेल्प से जो है ये लॉन्च करवाई गई थी। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि इसरो जो है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 को बना था, और 15 अगस्त 1969 को हेडक्वार्टर इज बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। और बेंगलुरु इसरो की एक कमर्शियल आर्म है जो सेल परचेज करती है चीज़ों का, वो है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष के भी आपके हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलुरु के अंदर है। बेंगलुरु इज कॉल्ड स्पेस सिटी, बेंगलुरु इज कॉल्ड स्पेस सिटी और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा।
देखिए जी, फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया, और ये सैटेलाइट का जो नाम है ये हमारे मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जी के नाम पे रखा गया था और इसरो द्वारा बनाया गया था। किस चीज़ का? एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एक्सरे, एस्ट्रोनॉमी, एरोनॉमिक्स और सोलर फिजिक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। 360 kg जो है आपका स्पेस क्राफ्ट था। 26 साइडेड थी इसकी, ये 26 साइडेड थी आपकी। और ये सोवियत जो है इंटर कॉस्मोस रॉकेट और 19 अप्रैल फ्रॉम द कपुस्तिन यार से यहाँ पे लॉन्च किया गया था, मतलब रशिया की हेल्प से लॉन्च किया गया था। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे एटमॉस्फेयर में दोबारा एंटर हुआ 1992 के अंदर। तो डेट्स इट, क्लियर, इतना आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। सो कौन सा इंडियन प्लेयर है जिसने आपकी डबल सेंचुरी लगाई है टेस्ट के अंदर और उसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट सेंचुरीज हैं? तो वो हैं आपके विराट कोहली। विराट कोहली सबसे ज़्यादा डबल सेंचुरीज इन्होंने लगाई हैं, तो इन्होंने लगाई हैं 7th आपकी जो है 7, अभी शायद 8-9 भी हो गई हों, तो मतलब मैक्सिमम इनकी हैं। विराट कोहली इज़ द करेक्ट आंसर, क्लियर। कोहली जो है सबसे डबल 100 लगाने वाले इंडियन बैट्समैन बने हैं। उसके बाद जो हैं ब्रैडमैन और संगाकारा और लारा, और इनके पास जो है डबल 100 ज़्यादा हैं विराट कोहली से। ब्रैडमैन, संगाकारा और लारा के पास ज़्यादा हैं, तो इसका आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन, दैट इज़ विराट कोहली इज़ द करेक्ट आंसर, विराट कोहली। अगला देखिए जी, इट्स कॉल्ड कामारू पुकर। ये बर्थ प्लेस है श्री श्री रामाकृष्णा जी का, और ये कौन है और कहाँ पे इनका बर्थ हुआ था? तो इनका जो बर्थ हुआ था वो हुगली डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को आपको मिला था। और ये वो हैं रामाकृष्णा मिशन, आपको याद होगा रामाकृष्णा मिशन जो है वो रामाकृष्णन जी के नाम पे रखा गया, वो ये श्री श्री रामाकृष्णन है। रामाकृष्णा मिशन जो स्टार्ट किया था 1897 में, किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु के नाम पे रखा था, रामाकृष्णा जी के नाम पे, और जिनका ओरिजिनल नेम क्या है? गदोदर चट्टोपाध्याय, जो दक्षिणेश्वर टेम्पल ऑफ कलकत्ता के अंदर जो है पुजारी थे। और स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं तो विवेकानंद जी का विवेकानंद टाइटल किसने दिया था? अजीत सिंह ऑफ खेत्री ने दिया था। और इनका ओरिजिनल नेम क्या है? नरेंद्रनाथ दत्ता है, नरेंद्रनाथ दत्ता, क्लियर, ये याद रखना है। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, इनके जो बर्थ एनिवर्सरी होती है 12 जनवरी को, और इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं आपका नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और जो आपके विवेकानंद जी जो हैं 1893 के अंदर जो है शिकागो यूनिवर्सिटी गए थे। आपका शिकागो यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट थी वहाँ पे, जहाँ पे इन्होंने बोला था इंडियंस एंड अमेरिकन्स आर ब्रदर एंड सिस्टर। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, हुगली डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। सो यहाँ पे इनका बर्थ हुआ था। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो भी आपको अपडेट्स होते हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहाँ पे शेयर किए जाते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। मेरे साथ यहाँ पे 1,35,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप डॉक्टर विपिन गोयल और फेसबुक के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जैसे अभी हमने MCQ डिस्कस किए, यहाँ पे हमारे टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज MCQ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम 10,000 MCQ कोर्स के अंदर यहाँ पे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज तो है ही हैं, प्लस यहाँ पे आपके डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके SSC, रेलवे, डिफेंस एग्जाम, स्टेट पीसी, UPSC के लिए भी हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं। जो बच्चे सब इंस्पेक्टर, FC वगैरह तैयार कर रहे हैं तो इस कोर्स को बिना झिझक आप ले सकते हैं। विपिन 15 कूपन यूज़ करेंगे तो 31 मई तक जो है आप परचेज कर सकते हैं और डिस्काउंट ले सकते हैं। और GS कोर्स जो है हमारा बिल्कुल थियरी कोर्स है, बेसिक कोर्स है हमारा, और इसमें हमारा कोड है VIP 500, आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये आप कोर्स अवेल कहाँ से कर सकते हैं? studiiq.com वेबसाइट के ऊपर या ऐप के ऊपर, StudyIQ ऐप के ऊपर। जैसे आप इसको ऐप को या वेबसाइट को ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा यहाँ पे होम पेज। यहाँ पे आपको दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको तीसरे नंबर पे दिखेगा और GS कोर्स आपको चौथे नंबर पे नजर आ जाएगा। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में। सो गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।